Welcome to Intellectuals Avenue. विलियम वर्ड्सवर्थ जब अपनी सिस्टर डॉर्थी के साथ फ्रांस के लिए रवाना हो रहा था तो रिवर टेम्स को क्रॉस करने के लिए जब वो वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर से गुज़रा तो उसने अर्ली मॉर्निंग में उस ब्रिज की खूबसूरती और उसकी सराउंडिंग में जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सब की खूबसूरती को जब देखा तो वो इससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि उसने इसी टॉपिक पे एक सोनेट लिख दी जिसका टॉपिक है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। ये इसकी सोनेट बहुत ज़्यादा फेमस हुई जो कि पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807 में पब्लिश हो गई। ये पोइम बेसिकली एक सोनेट है और सोनेट में ये पेट्रार्चन सोनेट है। अब हम आते हैं इस पोइम की ग्लॉसरी, उर्दू ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इस पोइम में यूज़ होने वाली तमाम लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। पोइट कहता है, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग, ज़मीन के पास कोई चीज़ नहीं थी, टू शो दिखाने के लिए, मोर फेयर ज़्यादा खूबसूरत, यानी ज़मीन के पास दिखाने के लिए मज़ीद खूबसूरत कोई चीज़ नहीं थी। डल यानी सुस्त या काहल, वुड ही बी वो होगा, ऑफ सोल रूह के लिहाज से यानी रूहानी तौर पर, हु कुड पास बाय जो कि करीब से गुज़र जाएगा, अ साइट नज़ारा किए बगैर, देखे बगैर, सो टचिंग बहुत ज़्यादा दिलकश, इन इट्स मैजेसिटी, मैजेस्टी मीन्स शान शौकत या अज़मत, वो शख्स रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल है जो कि इस पुल का नज़ारा किए बिना गुज़र गया, जो कि अपनी अज़मत और शान शौकत में दिलकश असर रखता है। दिस सिटी नाउ डथ लाइक अ गारमेंट वियर, यूँ लगता है कि जैसा कि इस शहर यानी लंदन ने एक लिबास ज़ेबतन कर लिया हो। कौन सा लिबास? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की खूबसूरती का, साइलेंस खामोशी का, बेयर और शफाफियत का, यानी हवा में उस वक़्त कोई चीज़ नहीं थी, मुकम्मल तौर पे हवा शफाफ थी कि यूँ महसूस होता था जैसा कि इस शहर ने सुबह की खूबसूरती, खामोशी और शफाफियत का लिबास ज़ेबतन कर लिया हो। शिप्स यानी बहरी जहाज़, टावर्स सतून या मीनार, डोम्स गुंबद, थिएटर्स यानी तमाशागाह या तमसील घर, एंड टेम्पल्स और मंदिर लाए यानी वहाँ मौजूद थे, ओपन वो खुले थे, अनटू द फील्ड्स खेतों के पास, एंड टू द स्काई और वो आसमान तक उनकी बुलंदी जा रही थी, उनकी बुलंदी आसमानों को छू रही थी, यानी वो हेवनली किसिंग थे, स्काई स्क्रैपर्स थे। तो पोइट कहता है कि बहरी जहाज़, सतून या मीनार, गुंबद, तमसील घर या तमाशागाह यानी थिएटर, मंदिर और खेत साथ साथ थे और इन इमारतों की बुलंदी आसमानों को छू रही थी। ऑल ये तमाम चीज़ें ब्राइट रोशन थीं एंड ग्लिटरिंग और चमक रही थीं इन द स्मोकलेस एयर, बेधुआं हवा में। स्मोकलेस यानी बग़ैर धुएं के, यानी उस वक़्त प्योरिटी थी हवा में, हवा बहुत ज़्यादा प्योर थी। तो वो कहता है कि तमाम चीज़ें सुबह की रोशनी की वजह से रोशन थीं और बेधुआं हवा में बहुत ज़्यादा चमक दमक दिखा रही थी। नेवर डिड सन, कभी भी सूरज ने, मोर ब्यूटीफुली ज़्यादा खूबसूरती से, स्टीप यानी शराबूर करना, इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, अब स्प्लेंडर मीन्स पहली किरण की चमक, वैली यानी वादियों को, रॉक यानी चट्टानों को और हिल और पहाड़ों को। इससे कबल या इससे पहले सूरज ने कभी भी
इतनी खूबसूरती से वादियों, चट्टानों, पहाड़ों और चोटियों को इतनी ज़्यादा अपनी पहली चमक के साथ, अपनी पहली किरण की चमक के साथ शराबूर नहीं किया होगा, या उनको अपनी चमकदार किरणों के साथ इस हद तक कभी भी कवर नहीं किया होगा। नेवर सॉ आई, और मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। नेवर फेल्ट, और ना ही कभी महसूस किया है। अकाम, एक खामोशी, सो डीप, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी हो। इससे पहले मैंने भी कभी इस हद तक गहराई वाली खामोशी को ना तो कभी देखा है और ना ही कभी महसूस किया है। द रिवर, और दरिया यानी टेम्स रिवर की वो बात कर रहा है, जिसके ऊपर ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज है। वो कहता है द रिवर, ये दरिया, ग्लाइड यानी बड़ी सुस्त रफ्तार के साथ चलता है। एट हिज ओन स्वीट विल, अपनी ही खुशनुमा मर्ज़ी से, यानी दरिया अपनी खुशनुमा मर्ज़ी के ज़ेर असर आहिस्ता आहिस्ता हरकत पजीर है। डियर गॉड, ए खुदा, द वेरी हाउसेस, ये ख़ास घर, सीम अस्लीप, यूँ लगता है कि जैसे तमाम घर सोए हुए हों, यानी तमाम घरों में रहने वाले अफराद सोए हों। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट, और ये अजीम दिल, इज़ लाइंग स्टिल, वो भी बेहिस्सो हरकत पड़ा हो, और तमाम अजीम दिल बेहिस्सो हरकत पड़ा है। यानी पूरे का पूरा शहर, यानी ये जो हार्ट है, हार्ट से मुराद लंदन सिटी है, यानी पूरे का पूरा जो सिटी है वो इस ज़मीन का दिल है, और यूँ महसूस होता है कि इस वक्त वो बेहिस्सो हरकत पड़ा है, उसमें जान नहीं है, उस पर ज़िंदगी की कोई रमक बाकी नहीं है, क्योंकि तमाम लोग इस वक्त सोए हुए हैं। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोनेट। ये पोएम, जैसा कि हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, कि बेसिकली एक सोनेट है, और सोनेट में ये पेट्रार्चन सोनेट है, यानी इसमें पहले एक ऑक्टेव यूज़ हुआ है। ऑक्टेव 8 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा को कहते हैं। उसके बाद एक इसमें सेस्टेट यूज़ हुआ है। सेस्टेट या 6 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा को कहते हैं, यानी 8 लाइंस और 6 लाइंस के 2 स्टेंजाज, यानी एक ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट। अगर हम इन दोनों को काउंट करें तो ये 14 लाइंस की एक पोएम बनती है, यानी सोनेट की हमेशा 14 लाइंस होती हैं। तो इस तरह से ये पोएम एक सोनेट है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है सिमिली। सिमिली मीन्स टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक जैसी खूबी की बिना पर दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुकाबला या मुवाजना करना। अगर हम इस पोएम की लाइन नंबर 4 को देखें तो इसमें पोइट कहता है दिस सिटी, ये शहर यानी लंदन सिटी, नाउ डथ लाइक अ गारमेंट वियर, यूँ लगता है कि जैसा कि इसने कोई लिबास ज़ेरे तन कर लिया हो, या कोई लिबास ज़ेब तन कर लिया हो, पहन लिया हो। द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग, कौन सा लिबास? सुबह की खूबसूरती का, साइलेंस, खामोशी का, बेयर और शफाफियत का। यानी पोइट ने एक शहर को जो कि खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती को एक लिबास के साथ कंपेयर किया है, जो कि एक सिमिली है। नेक्स्ट टर्म है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है टू डिक्लेयर वन थिंग द अदर ऑन द बेस ऑफ इट्स क्वालिटी, यानी किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेहतर चीज़ डिक्लेयर कर देना। अगर हम इस पोएम की लाइन नंबर 14 को देखें तो इसमें पोइट कहता है एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, यानी पूरे का पूरा जो दिल है, अजीम दिल जो है, वो बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ है। अब वो लंदन सिटी को इस दुनिया का, इस ज़मीन का हार्ट डिक्लेयर कर रहा है। तो इस तरह से ये एक हार्ट का वर्ड जो है ये एक मेटाफर है। नेक्स्ट टर्म है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ज़िंदा या जानदारों की खसूसियत बेजान चीज़ों को अता कर देना। अगर हम इस पोएम की लाइन नंबर 1 को देखें तो इसमें पोइट कहता है अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, ज़मीन के पास इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दिखाने के लिए कोई भी नहीं थी, यानी वेस्टमिंस्टर ब्रिज से ज़्यादा दिखाने वाली खूबसूरत चीज़ कोई नहीं थी। तो दिखावा करना, शो करना, ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसने इस अर्थ को दे दी है। इस तरह से ये एक
पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 9 को देखें तो उसमें पोइट कहता है नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, यानी इससे पहले सूरज ने कभी भी अपनी किरणों की चमक से वादियों, चट्टानों और पहाड़ी चोटियों को इस खूबसूरती से कभी भी शराबूर नहीं किया था। यानी अब शराबूर करना, उनको कवर करना, ये एक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है जो कि पोइट ने सन को दे दी है, तो इस तरह से एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 12 में पोइट कहता है द रिवर ग्लाइड एट हिज ओन स्वीट विल, यानी जो दरिया है यानी टीम्स रिवर जो है वो अपनी खुशनुमा मर्ज़ी से आहिस्ता आहिस्ता हरकत पजीर है। अब ग्लाइड करना यानी हरकत पजीर होना ये एक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है जो कि पोइट ने उस रिवर को दे दी है, तो ये भी एक पोइट ने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। उसके बाद वो कहता है डियर गॉड ए खुदा द वेरी हाउसेस सीम असलीप, यूँ लगता है कि जैसे तमाम घर सोए हुए हों, यानी अपनी ख्वाब में गुम हों। तो सोना और ख्वाब में गुम होना ये एक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है जो कि पोइट ने इस सिटी को और उसके हाउसेस को दे दी है। नेक्स्ट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है एग्जैजरेशन, यानी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में पोइट कहता है अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, यानी ज़मीन के पास इस ब्रिज से ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद लाइन नंबर 7 में वो कहता है ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, ये जितनी भी बिल्डिंग्स उससे पहले वो जिक्र कर चुका है यानी थिएटर वगैरह का, वो कहता है कि वो हेवनली किसिंग थी, आसमान तक जा रही थी, उनकी इतनी ज़्यादा बुलंदी थी। उसके बाद लाइन नंबर 9 में पोइट कहता है नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप, यानी इससे पहले सूरज ने कभी भी इतनी खूबसूरती से शराबूर नहीं किया था, स्टीप नहीं किया था या कवर नहीं किया था। नेक्स्ट 11 लाइन में पोइट कहता है नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, इससे पहले मैंने कभी भी इतनी गहराई तक खामोशी को नहीं देखा था और ना ही महसूस किया था। ये तमाम हाइपरबोल्स हैं जो कि पोइट ने इसमें यूज़ किए हैं। नेक्स्ट टर्म है एंजेबमेंट। एंजेबमेंट या रन ऑन लाइन का मतलब है कि एक लाइन को पढ़ के अगर हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसा कि इस पोइम की अगर हम लाइन नंबर 2 को देखें, इसमें पोइट कहता है डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, ऐसा शख्स रूहानी तौर पर सुस्त या काहल है जो कि गुजर जाए। अब कहाँ से गुजर जाए, क्या करके गुजर जाए, इसके लिए हमें लाइन नंबर 3 को देखना पड़ेगा जिसमें वो कहता है अ साइट सो टचिंग इन इट्स मेजेसिटी, उस नज़ारे को देखे बिना गुजर जाए जो कि अपनी शान व शौकत और अज़मत में बहुत ज़्यादा दिलकशी रखता है। उसके बाद अगर हम लाइन नंबर 4 को देखें तो उसमें पोइट कहता है द सिटी नाउ डॉट लाइक अ गारमेंट वियर, यूँ लगता है कि जैसा कि इस शहर ने लिबास ज़ेब-ए-तन कर लिया हो। अब कौन सा लिबास शहर ने ज़ेब-ए-तन किया है उसके लिए हम लाइन नंबर 5 में देखेंगे जिसमें पोइट कहता है द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की खूबसूरती का, साइलेंस खामोशी का, बेयर और शफाफियत का। उसके बाद लाइन नंबर 6 पे पोइट कहता है शिप्स यानी बहरी जहाज़, टावर्स यानी मीनार, डोम्स यानी गुंबद, एंड टेम्पल्स और मंदिर लाए वो पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, ओपन अनटू द फील्ड्स खेतों के पास, एंड टू द स्काई और उनकी बुलंदी आसमानों को छू रही है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में पोइट कहता है नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, इससे पहले सूरज ने कभी भी इस हद तक इतनी खूबसूरती से कवर नहीं किया होगा किस चीज़ को, इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, अपनी सुबह की पहली किरण की चमक दमक के साथ, वैली वादियों को, रॉक चट्टानों को और हिल या पहाड़ी सिलसिलों को या पहाड़ की चोटियों को। ये वो एंजॉयमेंट्स थी जो कि पोइट ने इस पोइम में यूज़ की हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है द बिगनिंग ऑफ टू वर्ड्स विद द सेम लेटर इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में एक ही हरफ के साथ दो मुख्तलिफ अल्फाज का शुरू होना। लाइन नंबर 2 में जैसे बी और बाय, ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में ब्यूटी एंड बेयर, ये दोनों बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 6 में टावर्स और टेम्पल्स टी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 8 में ऑल एंड एयर। लाइन नंबर 9 में सन एंड स्टीप। नेक्स्ट टर्म है
एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी एक ही पोइम में दो लाइंस का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 11, ये दोनों लाइंस नेवर से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का मतलब है कि जब पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, डायरेक्ट मुखातब करके उससे बात करे या किसी भी चीज़ का जिक्र छेड़े, तो उसे हम अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 13 में पोइट कहता है, डियर गॉड, ए प्यारे खुदा, द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, मुझे ये खूबसूरत घर, ये ख़ास घर सोए हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इस पोइम का मीटर। इस पोइम में पोइट ने थारोली आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए, यानी ए बी बी ए। ये इसके फर्स्ट क्वार्टेन की राइम स्कीम है। उसके बाद जो इसका सेस्टेट है उसकी राइम स्कीम है सी डी, यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इस पोइम की फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 8th लाइंस आपस में राइम्ड है। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फेयर, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वेयर, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बेयर और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है एयर। इस तरह से ये राइम्ड है। उसके बाद इसकी सेकंड, थर्ड, 6th और 7th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है बाय, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है जेस्टी, उसके बाद 6th लाइन का लास्ट वर्ड है लाई, उसके बाद 7th लाइन का लास्ट वर्ड है स्काई, यानी बाय, मेजेस्टे, लाई और स्काई। उसके बाद इसकी 9th, 11th और 13th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि 9th लाइन का लास्ट वर्ड है स्टीप, 11th लाइन का लास्ट वर्ड है डीप और 13th लाइन का लास्ट वर्ड है अस्लीप। उसके बाद इसकी 10th, 12th और 14th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि 10th लाइन का लास्ट वर्ड है हिल, 12th लाइन का लास्ट वर्ड है विल और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है स्टिल, यानी हिल, विल एंड स्टिल। तो इस तरह से इस पोइम की राइम स्कीम बनती है ए बी बी ए, ये इसके ऑक्टेव की और इसके सेस्टेट की है सी डी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।